Good evening everyone, this is me Arsha. I hope you all doing very well. So welcome to my channel जहाँ पे मैं आपको पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों का प्रिपरेशन कराती हूँ। और मैंने ऑलमोस्ट 500 प्लस जो है MCQ सॉल्व कराए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो आप नहीं देखे हैं तो उन भी क्लासेस को आप प्रेफर कर सकते हैं। एंड जो मेरी क्लासेज होती है वो आपको पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड होती है, जो YT पे क्लासेज जाती है और वो अपलोडेड फॉर्म में जाती है, विच मीन्स मैं जो है लाइव क्लासेज आप सभी का नहीं लेती हूँ। सो पेपर फर्स्ट की जो मेरी क्लासेज होती है वो 6 PM इवनिंग में होती है, जो आपके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे चलती है। और संडे को मैं बेसिकली मैराथन आप सभी के लिए ऑर्गेनाइज करती हूँ। PYQs क्वेश्चंस को मैं जो है आपको उसको डीप जो है उस चीज़ों को जितने भी उसमें आंसर गिवन होते हैं या फिर जो कोई भी न्यू टॉपिक है उससे रिलेटेड मैं आपको ब्रीफली समझाने का प्रयास करती हूँ। एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई चैनल UGC नेट बाई अर्चना मैम। आप YT यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेरी क्लासेज होती है वो बाइलिंगुअल जाती है, विच मीन्स इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में जाती है। कभी कभी आपको जो है इंग्लिश में कंटेंट देखने के लिए मिलेंगे, बट मैं ट्राई करती हूँ कि प्रॉपरली आपको हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी में ही ज़्यादा कंफर्ट होते हैं। सो जो सेकेंड पेपर मेरा होता है वो 11:30 AM मैं मॉर्निंग में क्लासेस लेती हूँ। ये भी क्लासेस आपके टोटल 6 डेज जाते हैं। और जो आपका संडे होता है उसमें मैराथन, इसके भी जो पेपर सेकेंड बेसिकली होम साइंस से है, यानी जो आपका होम साइंस से है वो आपका 11:30 पे मॉर्निंग में होता है। इधर कुछ दिनों से जो है मेरी क्लासेस डिस्टर्ब चल रही हैं, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के काम से मुझे जो है थोड़ा बाहर जाना पड़ रहा है। सो टाइमिंग का इशू है, इस वजह से क्लासेस मैं आपको अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। ये भी क्लासेस आपकी बाइलिंगुअल होती है। PYQs एंड थियरी पे हम बेसिकली फोकस करते हैं। सो ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। यदि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ, सो यू कैन कॉमेंट बिलो। आज हम बात करेंगे कि जो बच्चे रिसर्च प्रपोज़ल तैयार करना चाहते हैं या फिर रिसर्च प्रपोजल यानी जो बिगनिंग स्टेज में है, जिन्हें रिसर्च प्रपोजल का आइडिया नहीं है कि कैसे वो रिसर्च प्रपोजल तैयार करेंगे, उनको मैं बताऊंगी कि रिसर्च प्रपोजल की क्या कौन से स्टेप हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप फॉलो करके रिसर्च प्रपोजल तैयार कर सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल कब तैयार होता है? फर्स्ट आपका इसमें आ जाता है कि जब भी आप एक सेकेंड मैं यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जब हम आपका जो है PhD में, आप जब किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप PhD के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ 2 माध्यम होता है। पहला तो ये होता है कि आप एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा जाते हैं, और दूसरा ये होता है कि आपने नेट या JRF क्वालिफाई किया हो, उसके माध्यम से आप PhD के लिए आप इन्वॉल्व होने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। अब ये यूनिवर्सिटी जो आपकी होती है सेंट्रल लेवल हो सकती है, सेमी गवर्नमेंट हो सकती है, आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में 2 माध्यम है। पहला ये है कि वो अपने इंडिविजुअल स्तर पे एंट्रेंस टेस्ट लेती हैं और उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, एंड देन आपका सिलेक्शन हो जाता है विदाउट नेट और JRF। दूसरा इसमें मेथड ये होता है, या फिर जो दूसरा अप्रोचेज़ ये यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं, या तो आप नेट क्वालिफाई हो या आप JRF हो। इसमें भी कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, यदि आप नेट क्वालिफाई हैं तो आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ जाते हैं। यदि आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये एंट्रेंस टेस्ट जो है ये देना नहीं होता है। लेकिन कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो नेट एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई हैं, फिर भी आपको नेट का जो उनके एंट्रेंस टेस्ट हैं वो आपको देने पड़ते हैं। सो JRF कैंडिडेट जो है इन्हें एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ता है, ये डायरेक्ट इंटरव्यू देते हैं एंड उनका जो है सिलेक्शन PhD के लिए हो जाता है।
अब जब पीएचडी के सिलेक्शन से पहले एक प्रोसेस आपका होता है, जब इंटरव्यू होता है उसी दौरान आपको जो है रिसर्च प्रपोज़ल लेके जाना होता है। रिसर्च प्रपोज़ल आप बनाते हैं एंड एक आपका टेंटेटिव आइडिया होता है कि मैं इस टॉपिक पे जो है काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और आप इसे ले जा कर के जो है ड्यूरिंग द इंटरव्यू आप उसे प्रेजेंट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे जो अभी बिल्कुल बिगनिंग स्टेज में हैं, जिन्हें आइडिया नहीं है कि पीएचडी में वो कैसे इन्वॉल्व होंगे, सो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूंगी कि यूनिवर्सिटी ज़रूरी नहीं है आप नेट क्वालिफाई हो या जेआरएफ क्वालिफाई हो तभी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। विदाउट नेट जेआरएफ भी आप उनके इंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करके अच्छे मार्क्स ला करके भी आप जो है पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? इसमें दो माध्यम आपका होता है। पहला आपका होता है कि इसमें जो क्वेश्चन पेपर आपके बनते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। पेपर फर्स्ट होता है, यानी पेपर आपका फर्स्ट होता है, एंड पेपर सेकेंड होता है। जो पेपर फर्स्ट होता है ये रिसर्च, इसमें मेथोडोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो पेपर फर्स्ट में आते हैं। ये बेसिकली इसमें केवल रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चंस होते हैं। एंड जो पेपर सेकंड इसमें होता है, जो पेपर सेकंड इसमें गिवन होता है, ये आपका सब्जेक्ट बेस्ड होता है, यानी सब्जेक्टिव होता है, जिस भी आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी जिस भी एरिया से आप बिलोंग कर रहे होंगे उससे रिलेटेड बेसिकली ये आपका होता है। तो इसमें जो हमारे जो ये पीएचडी जो कंडक्ट होती है, जो आपका एग्जामिनेशन से यानी एंट्रेंस लिया जाता है, उसमें दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के पूरे आंसर को सॉल्व करते हैं, आंसर क्वेश्चंस गिवन होते हैं, एंड पेपर सेकंड से आपके जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन दोनों में जो भी मार्क्स आपके आते हैं उनका टोटल किया जाता है। टोटल करने के बाद जो है आपकी एक मेरिट तैयार होती है, एंड देन उसके बिहाफ पे आपको बुलाया जाता है। जब आप इंटरव्यू के फेज़ में जाते हैं तो वहाँ पे आपके कुछ नंबर डिवाइड होते हैं कि आप जो है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे इतने नंबर होंगे, आपके जो आपने प्रपोज़ल लाए हैं उस पर कुछ नंबर डिसाइड होते हैं। आप जो प्रेजेंटेशन देंगे उस समय आपका क्या कॉन्फिडेंस है, क्या आप जो क्रॉस क्वेश्चंस पैनल के द्वारा किया जा रहा है उसको आप कितने बेहतर तरीके से आंसर कर रहे हैं, उसको भी ध्यान में, उस पर भी आपके नंबर डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पे जो रेशियो बनता है वो 70% एंड 30% का रेशियो बनता है। 70% आप जो एंट्रेंस टेस्ट दिए हैं वो होता है, और 30% आपने जो इंटरव्यू देंगे उसके मार्क्स मिलते हैं, एंड दोनों टोटल करके आपका जो भी मार्क्स आता है, और जो भी आपके XYZ जो भी नंबर आते हैं वो आपके 100% में से जो आपके नंबर आए वो नंबर आपके पूरे 100% के रेशियो में से लिया जाता है। यहाँ तक तो हो गया आपके जितने भी प्रोसेस हैं, जो आपके बिगिनिंग से लेकर के लास्ट तक प्रोसेस हैं, जिसके बाद आप जो है सिलेक्शन हो जाती है पीएचडी के लिए। बच्चों की सबसे बड़ी क्वेरी ये होती है कि हम रिसर्च प्रपोजल तैयार कैसे करें, हम रिसर्च प्रपोजल बनाएं कैसे, टॉपिक कैसे आइडेंटिफाई करें, और कैसे रिसर्च प्रपोजल बेसिकली बनाएं। सो इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ करके बेसिकली रिसर्च प्रपोजल के लिए आप रेडी हो सकते हैं और एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। एक चीज़ मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही, विच मीन्स आपको डिस्क्राइब करने से पहले ही बता दूं कि जब भी आप रिसर्च प्रपोजल बनाएं, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि वो आपका ओन आइडिया होना चाहिए। आप किसी AI टूल्स की मदद लेकर के रिसर्च प्रपोजल तैयार करके ले जाएंगे तो वो भी आप पकड़ में आ जाएंगे, या फिर आप किसी दूसरे के थॉट प्रोसेस को लेकर के जाएंगे, तो यदि किसी दूसरे का थॉट प्रोसेस है तो आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, और वहाँ से जो है यदि आप सिलेक्शन भी ले लिए तो आगे वो फर्दर आप उससे जो है कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और वो प्लेगरिज्म में आगे चला जाएगा। यदि किसी के थॉट प्रोसेस, यदि फॉर एग्जांपल आपका एक ग्रुप है, आपका ये फर्स्ट ग्रुप है एंड सेकेंड ग्रुप है, आप अपने ग्रुप के जो मेंबर हैं उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि मुझे रिसर्च प्रपोजल बनाना है, उनके मन में कोई आइडिया आया और ये आइडिया आप दोनों ने रिटेन में आपने जो है इसे एक्सप्रेस कर दिया।
और आपने इनके आइडिया को बिना उनको बताए आपने इनके आइडिया को जो है रिसर्च प्रपोजल बना करके ले गए, प्रेजेंट कर दिया, एंड कंटिन्यू आप उसी से पीएचडी करते जा रहे हैं, तो ये आपको जो है क्लेम कर सकते हैं कि ये मेरा आइडिया है, और यहीं पे आपकी पूरी की पूरी जो है रिसर्च प्रपोजल जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। और ये क्योंकि रिटर्न मैटर में आप लोगों में इस पर वार्तालाप हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, तो ये भी आपके एक तरीके की प्लेगरिज्म में आता है। सबसे पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब भी रिसर्च प्रपोजल बनाए वो आपका ओन आइडिया होना चाहिए। अब ये ओन आइडिया कैसे आएगा? जब भी आप किसी एक फिनोमिना को देखते हैं या फिर कुछ रिसर्च पेपर पढ़ते हैं या फिर कोई भी ऐसी घटना से आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वहाँ से आपके टॉपिक निकल के आते हैं कि इसमें जो मैं फर्दर पीएचडी के लिए जो है टॉपिक सेलेक्ट कर सकती हूँ, इससे जो है मैन्युस्क्रिप्ट बना सकती हूँ, या फिर इससे मैं टाइटल एक बना सकती हूँ। मैंने यहाँ पे मेंशन किया, लेट्स स्टार्ट हाउ टू राइट प्रिपेयर रिसर्च प्रपोजल। कैसे आप करेंगे? फर्स्ट इसमें जो ऑप्शन मैंने गिवन किए हैं कि रिसर्च प्रपोजल टिपिकली इन्वॉल्व स्टेप बाय स्टेप, आपको एक एक प्रोसेस में बताऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने रिसर्च प्रपोजल को आप जो है तैयार करेंगे। पहले इसमें ऑप्शन जो आता है चूजिंग टॉपिक। मैंने इससे पहले आपको 2 वर्ड बताया है कि चूज़ कैसे करेंगे। सबसे बड़ा जो एक कन्फ्यूज़न लर्नर्स के मन में यही होता है, या फिर बिगनर्स के माइंड में यही होता है कि हाउ टू चूज़ द टॉपिक फॉर द रिसर्च प्रपोजल। किसी भी फिनोमिना, किसी भी रिसर्च पेपर के गैप को देख के जब आप आइडेंटिफाई करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मिलेट जो है बहुत इस समय ट्रेंड में चल रहा है, इससे पहले भी ट्रेंड में था, अभी भी 24 से ही जो है ट्रेंड में ये बना हुआ है कि मिलेट में ऑलमोस्ट जब आप मिलेट को सर्च करेंगे तो आपको 1000+ रिसर्च मिल जाएंगे जो ऑलरेडी हो चुके हैं, कई बुक्स भी उससे निकल चुकी हैं। यदि कोई स्टूडेंट या लर्नर मिलेट से रिलेटेड वो है कि मुझे मिलेट में उसके माइंड में आ रहा है कि मुझे मिलेट से रिलेटेड कोई जो है रिसर्च प्रपोजल बना के लेकर के जाना है, तो वो कैसे गैप को आइडेंटिफाई करेगा? सबसे पहले आप उससे रिलेटेड कुछ नहीं तो 10 से 12 रिव्यू लिटरेचर जो पेपर्स हैं उन्हें पढ़ें, उसमें से गैप को आइडेंटिफाई करें। कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टोटल 10 रिसर्च पेपर यहाँ पे रिव्यू पेपर पढ़े या रिसर्च पेपर पढ़े, उन दोनों में इन 10 पेपर में कुछ ना कुछ ऐसे गैप आपको दिखेंगे, जो एक गैप आपको दिखेगा उसी गैप को आपको आइडेंटिफाई करना है और इसी पे आपको वर्क करना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आ जाता है कि हम ये जो रिसर्च रिव्यू लिटरेचर है इसे खोजे कहाँ से? तो मैं आपको बताऊं, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी आप सभी को अपलोड किया था, यहाँ पे मैं आपको बता भी दे रही हूँ। मैं आपको पहले वीडियो बता दे रही हूँ कि ये एक गूगल स्कॉलर प्लेटफॉर्म है जिसको मैंने यहाँ पे भी डिस्क्राइब किया है। 2 वीडियो मैंने इससे रिलेटेड बनाए थे कि प्रॉपर तरीके से गूगल स्कॉलर को आप कैसे यूज़ करेंगे और ये कितना बेनिफिशियल है बिगिनर स्टूडेंट के लिए जो अभी रिसर्च प्रपोजल के लिए तैयार करना है। अब इसे मैं बता रही हूँ कि आप जो है बेसिकली सर्च कैसे करेंगे। तो मैंने ब्राउज़र ओपन किया, गूगल स्कॉलर डाला और यहाँ पे जाके मैंने डायरेक्टली गूगल स्कॉलर पे इसको ओपन करेंगे। आप इसमें यदि अकाउंट क्रिएट नहीं है आपका तब भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डालती हूँ मिलेट। आप जिस भी टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं वो डाल सकते हैं, मिलेट डालेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मिलेट से रिलेटेड इतने सारे जो है टॉपिक यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे सेकंड पेज पे भी जा सकते हैं आप, साथ ही साथ ऐसे थर्ड पेज पे भी जा सकते हैं। ऐसे ऐसे करके टोटल इसने 10 पेज दिए हैं, इन सारे पेजेस पे जा सकते हैं, PDF डाउनलोड सकते हैं। रिसर्च गूगल स्कॉलर को कैसे ऑपरेट करना है स्टेप बाय स्टेप मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो मैं उस पर फोकस नहीं करूँगी। मैं फोकस करूँगी फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे कि गिवन है कि जो मिलेट है उसमें कि कौन कौन से ऐसे वर्क हो चुके हैं। यहाँ से आप सारे पेपर उठा सकते हैं। द मिलेट ग्रेन न्यूट्रिशनल क्वालिटी प्रोसेस एंड पोटेंशियल हेल्थ एंड बेनिफिट्स बुक भी आ चुकी है। मिलेट एंड मिलेट टेक्नोलॉजी क्या क्या है, न्यूट्रिशनल एंड फंक्शनल रोल ऑफ मिलेट रिव्यू पेपर भी आ चुके हैं। इन सारे पेपर को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको एक आइडिया जनरेट होकर के आएगा। आई रिपीट अगेन, मैंने ये मिलेट किसी को प्रीफर नहीं कर रही हूँ कि आप जो है केवल मिलेट को लेकर के करें।
जो भी आपके दिमाग में टॉपिक आ रहा है, जिस भी आप फील्ड से है, जिस भी एरिया से हैं आप, हो सके एजुकेशन से, पॉलिटिकल साइंस, आप ह्यूमैनिटी से ना हो करके आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, जिसमें भी आप हैं, आपके मन में एक टेंटेटिव सब्जेक्ट आ रहा होगा, टेंटेटिव आइडिया आ रहे होंगे कि मैं इसमें कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं न्यूट्रिशन हम ले लेते हैं। सो न्यूट्रिशन एंड आपका डिसेबिलिटी, जो भी आप न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी ले लेते हैं, तो यदि न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी से आप करेंगे, उससे भी रिलेटेड आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। यहाँ से आप आइडेंटिफाई करेंगे गैप को, कि व्हाट इज़ द गैप बिटवीन जितने भी रिसर्च ऑलरेडी हैं, हो चुके हैं, और आप क्या करेंगे, विच मीन्स जो एग्जिस्टिंग नॉलेज हैं, और उसको आप जब एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, ब्रीफली उस पर जो है काम करेंगे, तब आपको उसमें से एक गैप निकल करके आएगा। जो गैप होगा वही गैप हमारा बनेगा टॉपिक, यानी टाइटल। वही गैप हमारा क्या बन जाएगा, टॉपिक। जो हम गैप को आइडेंटिफाई करेंगे वही गैप हमारा टॉपिक हो जाएगा, या फिर आपके मनुस्क्रिप्ट हो जाएंगे, या फिर आपका हो जाएगा टाइटल। टाइटल सेलेक्ट होने के बाद आप करेंगे लिटरेचर रिव्यू। जब आप टाइटल एक सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी, आपने एक टेंटेटिव जो है टाइटल सेलेक्ट कर लिया है, अब टाइटल सेलेक्ट करने के बाद उससे रिलेटेड पढ़ेंगे आप लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू पढ़ने के लिए सिंपल हम यहीं पे जाएंगे जहाँ मैंने बताया आपको, ये गूगल स्कॉलर। इसके बाद आप और भी ऐसे ही प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल रिसर्च गेट है, या फिर एकेडमिक है, या फिर शोध गंगा है। कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप रिव्यू लिटरेचर को पढ़ सकते हैं, और वहाँ से चीज़ों को सीख सकते हैं, गैप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे रिव्यू लिटरेचर लिखा गया है सिस्टमेटिकली फॉर्म में, और कैसे इन टेक्स्ट साइटेशन करते हुए रिव्यू लिटरेचर लिखे हैं। इन सारी चीज़ों को आप वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। सो ये जब आप रिव्यू लिटरेचर कंडक्ट करते हैं, यानी जब आप सेकेंड स्टेप करते हैं, जो भी लिटरेचर रिव्यू है, आपने गैप आइडेंटिफाई कर लिया, टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, लिटरेचर रिव्यू प्रिपेयर करेंगे। प्रिपरेशन करने के बाद आप आते हैं डिफाइनिंग रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव। अब आप यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव को निर्धारित करेंगे। कैसे निर्धारित करेंगे कि आपका उद्देश्य क्या है, जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है, जो भी आपने टाइटल सेलेक्ट किया है, उससे आगे आप फर्दर काम क्या करेंगे, आपका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ये आपके ऑब्जेक्टिव, देखिए एम और ऑब्जेक्टिव दोनों में बहुत अंतर है। यदि आप अपने रिसर्च पेपर में एम लिख के लेकर के जाते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क पैनल के द्वारा किया जाएगा, लेकिन यदि आप उद्देश्य को, ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करेंगे तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। आपके जो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, कुछ नहीं तो आपके 4 ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव 3 एंड ऑब्जेक्टिव 4। कम से कम आपके 4 ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, जिसके बेसिस पे आप जो है बताएंगे कि आपका उद्देश्य क्या है, क्यों सबसे पहले क्वेश्चन मार्क जो आता है, वाई, क्यों आपने ये टॉपिक चुना, क्यों, क्या, कैसे, इन सारे क्वेश्चन को आप अपने ऑब्जेक्टिव में बताते हैं कि इस कारणवश ये मैंने रिव्यू पेपर देखे, ये मैंने फिनोमिना देखा, वहाँ से मुझे ये गैप आइडेंटिफाई हुआ, इसलिए ये मेरा उद्देश्य है इसको लेकर के। यानी जब मैं इस स्टडी को करूँगा या करूँगी तो क्या चीज़ें मैं आगे उद्देश्य में दिखाऊँगी, यानी क्या मेरा एम ऑब्जेक्टिव होगा। कि ऐसा तो नहीं है कि हमने जो भी गैप लिया है एक टेंटेटिव है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस तरीके के कोई काल्पनिक चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। बाकायदा आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि मैं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, इसी पे मैं फर्दर वर्क करूँगी। ऑब्जेक्टिव क्लियर होने के बाद कुछ नहीं तो आपके 4 ऑब्जेक्टिव देने होते हैं, विच मीन्स क्या, क्यों, कैसे, और इसका पूरा रिजल्ट क्या आएगा वो भी आप बताएंगे। कि जो आपने जो भी आपने यहाँ पे प्रॉब्लम को, पहले तो यहाँ प्रॉब्लम बताएंगे, इस कारणवश से आप प्रॉब्लम को करेंगे और प्रॉब्लम यहाँ पे जाकर के सॉल्व हो जाएगी। इज इट क्लियर? कि यहाँ पे जाकर के आप बताएंगे कि पहले प्रॉब्लम ये थी, अभी प्रॉब्लम में जो है ये सुधार आएगा। एक टेंटेटिव आप ऑब्जेक्टिव बना के ले जाएंगे। उसके बाद आउटलाइनिंग द रिसर्च डिजाइनिंग एंड मेथडोलॉजी एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो पूरे
उसका जो एक रिसर्च प्रपोजल है उसका जो मेन पार्ट होता है वो ये होता है ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च मेथडोलॉजी, यानी मेथड क्या है आप यूज़ करेंगे। मेथड में आपका आ जाता है कि आप प्राइमरी मेथड यूज़ करेंगे या फिर आप जो है सेकेंडरी मेथड का यूज़ करेंगे। कभी कभी ये दोनों मेथड यूज़ किए जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मेथड यूज़ किए जाते हैं। सो जब भी मेथडोलॉजी की बात होती है तो आप स्टेप फॉलो करते हैं। आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यानी आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, इसमें पूरा आप स्टेप बताते हैं कि आप वन बाय वन क्या काम करेंगे। यानी फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरीके से पूरे स्टेप को आप जो है डिस्क्राइब करते हैं। ये हमारी मेथडोलॉजी, यानी पॉपुलेशन क्या है। फॉर एग्जांपल आपने 200 पॉपुलेशन ली है, ठीक, 200 पॉपुलेशन ली है, तो ये 200 पॉपुलेशन आपने कहाँ से ली है। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ तो मैं यूपी का बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यूपी के 200 पॉपुलेशन में से किसी एक स्टेट में, यहाँ स्टेट है, स्टेट में भी मैंने गांव यदि चुना है तो मैं यहाँ पे विलेज लिखूंगी। एंड देन आफ्टर मेरी पॉपुलेशन क्या है, कोई डिजीज़ है या फिर कोई किसी जनसंख्या को मैं अवेयर करना चाहती हूँ, इन सारी चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप मेथडोलॉजी में बताते हैं। आई होप आपको मेथडोलॉजी क्लियर हो रही होगी कि मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ। मेथडोलॉजी क्लियर होने के बाद आप करते हैं एनालिसिस प्लान। अब आप जो भी आपने डेटा चूज़ किया है, यानी जो आपने 200 सैंपल लिए हैं या फिर 300 लिए हैं, 400 लिए हैं, या फिर जो भी आपने एक डेटा बनाया है, उस डेटा को आप करते हैं एनालिसिस। एनालिसिस करने के बाद कंसिडरिंग एथिकल इम्प्लीकेशन, यानी आप नैतिक रूप से इसे कंसीडर करते हैं और इसे इम्प्लाई करते हैं, यानी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, यानी इन्हें इम्प्लीमेंट यानी लागू करते हैं, उतारते हैं अपने रिसर्च पेपर में। फाइनली आप जो है बजट देखते हैं, क्या बजट आएगा, टाइमलाइन क्या होगी प्रोजेक्ट की, विल बी प्रेजेंटेड ऑल वाइल इंश्योरिंग द प्रपोजल क्लियरली जस्टिफाइड, द सिग्निफिकेंस इसके क्या होंगे और रेलेवेंस ऑफ द रिसर्च, ऑफ द रेलेवेंस, इस जो आप रिसर्च करेंगे वो कितना रेलेवेंस होगा। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जब भी आप रिसर्च प्रपोजल बनाएं, क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले उसकी जो क्वालिटी, हम ये इस तरीके से डिस्कस करते हैं, मैं इसे ज़रा इरेज कर दे रही हूँ कि जब भी आप रिसर्च पेपर बनाएं तो आपके रिसर्च पेपर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। वो क्या होनी चाहिए, रिसर्च प्रपोजल हमेशा आगे के लिए मीन्स क्या उसमें नया हो सकता है, एग्जिस्टिंग नॉलेज होने पर भी क्या न्यू हो सकता है, न्यू क्या हो सकता है। साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे कि क्लैरिटी कितनी है, क्लैरिटी कितनी है। क्लैरिटी होने के बाद आप इस एक जो आपका उद्देश्य है, जो आपके ऑब्जेक्टिव है, वो एक निर्धारित होनी चाहिए, यानी जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं वो निर्धारित होनी चाहिए और कोई जार्गन वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। यानी बहुत सिंप्लीफाई मैनर में, बहुत सिंप्लीफाई मैनर में जो है आपको अपनी रिसर्च प्रपोजल लिख के ले जाना है, सो दैट आप पैनल को अपनी चीज़ें समझा सके और पैनल आपने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं उसको ईजिली वे में समझ सके। आप कोई बहुत टिपिकल वर्ड्स लिख के ना ले जाएं या फिर कोई जार्गन वर्ड्स ना उसमें यूज़ कर दें, या फिर इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अवॉइड करें आई, दे या फिर वी, इन सारी चीज़ों को आप अवॉइड करें। यानी आई शब्द का ना यूज़ हो, देव का ना हो, वी का ना हो, इस तरीके की चीज़ें जो है उसमें यूज़ ना हो। हम थर्ड जो है वर्ड को यूज़ करते हैं। थर्ड वर्ड क्या होगा आपका, फॉर एग्जांपल रिसर्च इस तरीके से कह रहा है, या फिर मेथडोलॉजी इस तरीके से बोल रही है, या फिर जो भी आपने फिनोमिना लिया है वो इस तरीके से कह रहा है। हम आई, दे, वी या फिर शी, या फिर किसी व्यक्ति को आपने लिया है तो ही, इस तरीके के वर्ड्स आपके रिसर्च प्रपोजल में नहीं आने चाहिए। ये सबसे बड़ा जो है लैक पॉइंट होता है स्टूडेंट का, क्योंकि वो मैं इस वजह से ये करना चाहता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने फिनोमिना को ऑब्जर्व किया और मैंने पाया, सो फिनोमिना सेज दैट, यानी फिनोमिना ऐसा कहती है, यानी इस कारणवश जो ये चीज़ें हुई हैं। या फिर मैंने जो इतने सारे डेटा को एनालिसिस किया तो मेथडोलॉजी सेज दैट,
मेथोडोलॉजी ये चीज़ें बोल रही है, यानी मेथोडोलॉजी को एनालिसिस या फिर डेटा हमारा जो है इस तरीके का कह रहा है, इस वजह से हम जो है आगे ये जो है थर्ड वर्ड का यूज़ करेंगे, विच मीन्स हम आई दे वी का यूज़ नहीं करके ले जाएंगे अपने रिसर्च प्रपोजल में। इसके बाद आपका आ जाता है, मैंने यहाँ पे फिगर भी मेंशन किया है कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे बाकी चीज़ें मैंने प्रीवियसली आपको समझा ही दिया है। अब आप राइट अ रिसर्च प्रपोजल में फर्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा अंडरस्टैंड योर पर्पस। सबसे पहले आप अपने पर्पस को अंडरस्टैंड कर लें कि आप जो रिसर्च पेपर लिख के ले जा रहे हैं या फिर जो आप प्रपोजल बना रहे हैं उसका पर्पस क्या है। पर्पसफुल रिसर्च होना चाहिए आपका, कुछ भी आप लेकर के नहीं जा सकते, क्योंकि एआई का ज़माना है, एआई हर चीज़ आपको प्रोवाइड करके दे रहा है। और हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखें, जो भी पैनल है वो आपसे 100 गुने आपके जैसे कई लोगों को वो ईयरली हैंडल कर रही है। सो आप उन्हें कंफ्यूज करने की कोशिश ना करें, बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट को वहाँ पे रखें, किसी का बना बनाया नहीं लेकर के जाएं और किसी की हेल्प ना लें उसी में कि हमारे किसी कलीग ने या फिर किसी के द्वारा रिसर्च प्रपोजल ऑलरेडी बनाए गए हैं और वहाँ पे जो है आपने ले जा करके उसे प्रेजेंट कर दिया है। आप अपने माइंड को बिल्ड करें और जो है उसे ले जा करके ले जाएं। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि पर्पज़ हो उसका, पर्पजली यदि ले जाएंगे, कुछ भी आप ना ले करके चले जाएँ। जब आप अपने पर्पस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद आपका आता है कि चूज़ द रिसर्च टॉपिक। पर्पस क्लियर होते ही, आइडिया बिल्ड होते ही, आपके हाइपोथेसिस बिल्ड होते ही आप जो है चूज़ करते हैं टॉपिक को। टॉपिक चूज़ होने के बाद आप करते हैं रिव्यू एग्जिस्टिंग लिटरेचर। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया, जब भी आप टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है तो उससे रिलेटेड कुछ नहीं तो आप 10 से लेकर के 20 जो है रिव्यू लिटरेचर को पढ़ें और समझें कि क्या जो है और जितने वर्क ऑलरेडी इसमें हो चुके हैं वो कैसे हुए हैं, क्या मेथड फॉलो थे, किस तरीके से उन्होंने साइटेशन किया है, इनटेक्स्ट साइटेशन किया है, और क्या एक मैनर है, क्या एक सिस्टम है लिखने का। फॉर एग्जांपल जब आप बिगनिंग स्टेज में होते हैं तो आप ज़्यादातर आई मी वे दे इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। सिस्टम समझना पड़ता है, क्योंकि रिसर्च का मतलब ये होता है, क्योंकि हम सभी ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमारे में सिस्टमेटिकली अरेंज होना चाहिए, यानी जो भी चीज़ें हैं वो आपकी सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होनी चाहिए। एंड देन हम बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस। सो सारे स्टूडेंट जिन्होंने भी नेट क्वालिफाई किया होगा या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी को पता होगा कि हाइपोथेसिस क्या होती है। हाइपोथेसिस विच मीन्स एक टेंटेटिव कॉन्सेप्ट, टेंटेटिव हंस जो परमानेंट नहीं होता है और वो विल पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? विल पे। वाई विल पे? कि मेरा रिसर्च ऐसा होगा, यानी जो भी मैं टेंटेटिव एक हाइपोथेसिस बना रही हूँ उसको मैं बताती हूँ कि मेरा रिसर्च आगे चल के ऐसे होगा। और ये 2 प्रकार के रिसर्च होते हैं, हाइपोथेसिस होते हैं। पहला आपका होता है नल हाइपोथेसिस एंड आपका एक होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिसर्चर हाइपोथेसिस। Null hypothesis always says that there is no difference between variable. I repeat again, null hypothesis says that there is no difference between variable, यानी वो कहती है कि यदि डेटा 1 है एंड डेटा 2 है तो इन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। कौन कहता है? नल हाइपोथेसिस। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी जो रिसर्चर हाइपोथेसिस है वो ये बात कहती है कि नो, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल, यानी जो भी वेरिएबल है वो इन दोनों के बीच में अंतर है। इसको मैं एक अभी मैंने स्टार्ट किया है तो मैं एक इसको जो है एग्जांपल से आपको डिकोड करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ एक डेटा कि मैं कहती हूँ कि ऑलमोस्ट आपने सुना होगा कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ोन है मेरा, तो ड्राइंग बहुत पुअर है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन है। बोला जा रहा है कि ये फ़ोन ज़्यादा देखने से एक स्टूडेंट है,
ये एक स्टूडेंट है, ये जो है फ़ोन देखता है ज़्यादा, इस वजह से इसका रिजल्ट नहीं होगा। नल हाइपोथेसिस सेज दैट कि बच्चे ज़्यादा फ़ोन देखते हैं तो उनका जो है नेट क्लियर नहीं होगा। बट नल जब हमने ऑब्जर्वेशन किया, डेटा कलेक्ट किया, इंटरव्यू लिया स्ट्रक्चरल फॉर्म में, या फिर हमने ऑब्जर्वेशन किया, नेचुरल फिनोमेना जाके हमने खुद देखा, रिसर्चर जाके देखा, तो उसने आइडेंटिफाई किया कि जो ये बच्चा फ़ोन देख रहा है ये बेसिकली नेट जेआरएफ का ही प्रिपरेशन कर रहा है, नेट जेआरएफ का ही प्रिपरेशन कर रहा है। तो अब यहाँ पे आ जाता है कि जो बच्चा ये फ़ोन देख रहा है, नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहा है, ये हमारी हो जाएगी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी रिसर्चर हाइपोथेसिस। सो यदि बच्चा इतना ज़्यादा फ़ोन देख रहा है, ये कर रहा है, तो अल्टीमेटली जो है इसका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट जो होगा इसका पॉजिटिव होगा। ठीक है। So null hypothesis always says that there is no difference between the variable, यानी दो वेरिएबल हैं, इनके बीच में कोई अंतर है ही नहीं। बट alternative hypothesis, research hypothesis says that there is difference between the variable, यानी इन दोनों वेरिएबल के बीच में डिफरेंस है। So हमेशा जो रिसर्च प्रपोजल होता है या फिर जो थीसिस होती है वो रिसर्चर की हाइपोथेसिस होती है, उसे हमेशा जिताने का कोशिश करती है, उसे जिताने पे फोकस्ड होता है। नेक्स्ट आपका है डिज़ाइन और मेथोडोलॉजी। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप डिज़ाइन करेंगे मेथोडोलॉजी की कि आप क्या क्या मेथड यूज़ करेंगे ड्यूरिंग आप जो रिसर्च करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉपुलेशन आपकी क्या होगी, पॉपुलेशन लेने के बाद आपने किस जगह से लिया, कितना पॉपुलेशन लिया, क्या काम करना चाह रहे हैं, कौन कौन से मेथड यूज़ कर रहे हैं, प्राइमरी मेथड क्या है आपका, सेकेंडरी मेथड क्या है। इन दोनों के बाद आप डेटा कहाँ से ले रहे हैं, यानी आप फिजिकली जा कर के ऑब्जर्व कर रहे हैं, नेचुरल फिनोमिना क्या है, या लेबोरेटरीज़ में आप इसे कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। एंड देन आप कौन से पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज़ कर रहे हैं इसे भी आप बताते हैं। अब पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका आ जाता है, पैरामेट्रिक टेस्ट आपका हो जाएगा एक, दूसरा होता है हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इन दोनों में से आप कौन सा टेस्ट का यूज़ कर रहे हैं। एंड देन इसके बाद आपका आ जाता है डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। जब भी आप अपने मेथड को आइडेंटिफाई कर देते हैं, ये मेथड मैं यूज़ करूँगी या करूँगा, उसके बिहाफ पे आप डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब ये डेटा कलेक्ट करने के लिए आप प्राइमरी मेथड, सेकेंडरी मेथड, या फिर आप जो है इसमें किसी डेटा सोर्स का, गवर्नमेंट के डेटा को लेना है, या फिर जो भी माध्यम आपके रिसर्च के लिए रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आप जो है डेटा को एनालिसिस करते हैं एंड कलेक्ट करते हैं। इसके बाद आप फाइनलाइज करते हैं कि जो भी मैंने डेटा लिया, जो भी मैंने सोर्स को यूज़ किया प्राइमरी सेकेंडरी, उसका बजट क्या होगा और उसके रिसोर्सेज क्या होंगे, यानी क्या लागत आ रही है। टाइमलाइन एंड माइलस्टोन्स क्या है, यानी हमारी पूरा ड्यूरेशन क्या होगा ये पूरी रिसर्च करने में, वो हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एंड इथिकल कंसिडरेशन। वाई इथिकल कंसिडरेशन? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा, मैं एक चीज़ आप सभी को बता दूं कि आप कोई भी टॉपिक सोचें उससे रिलेटेड आपको 100+ वर्क एग्जिस्टिंग मिलेंगे जो ऑलरेडी हो चुके हैं। सो जब भी इथिकली हम कैसे बचें, जब भी हम रिसर्च प्रपोजल बनाएं या रिसर्च राइटिंग करें तो हम इथिकली कैसे बचें वो मैं आपको बता रही हूँ। इथिकली बचने का सबसे जो अच्छा तरीका होता है वो ये होता है कि आप जो भी रिसर्च पेपर के कोटेशन, जो भी आप कोटेशन ले रहे हैं उन्हें आप प्रॉपर तरीके से करें। साइट करते हुए आप उन्हें दें क्रेडिट, यानी आपके जो ऑथर हैं जहाँ से आपने उनके चीज़ों को लिया है, उनके वर्ड्स को लिया है, उनके पैराग्राफ को लिया है, उन्हें आप लिखते हुए प्रॉपर साइटेशन करें। इन टेक्स्ट साइटेशन के साथ साथ आप उन्हें रेफरेंस में भी मेंशन करें। इसका मैं एक जब प्रॉपर तरीके से मे बी फ्यूचर में आपको दिखाऊं कि कैसे कैसे आप बनाएंगे, उसमें प्रॉपर साइटेशन एंड रेफरेंसेस कैसे किया जाता है उसको भी मैं आपको दिखा दूंगी आगे कोई ऐसा मौका लगा आपको तो। लेकिन मैंने अभी आपको पूरी तरीके से समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि नैतिक रूप से यानी इथिकली कैसे बचेंगे। वो ऐसे बचेंगे कि जो भी आप ले रहे हैं
जो भी किसी रिसर्चर का आपने काम लिया, फॉर एग्जांपल आपने एक पैरा लिया और ये मान लो मेरा ही नाम यूज़ कर लेते, मेरे द्वारा ये लिखा गया है, तो आप प्रॉपर तरीके से ये इस जो आपने रेफरेंस लिया, फॉर एग्जांपल आपने ये आपका पूरा मैटर है, आपने लिखा एंड सेकंड पैरा मेरा लिखना चाह रहे हैं, तो ये पैरा आप लिखेंगे एंड देन यहीं पे आप मुझे जो है साइट करेंगे। और जब आप सबसे नीचे रेफरेंस लिखते हैं, रेफरेंस में भी ये साइटेशन आप वहाँ पे करेंगे। मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, विच मीन्स आप किसी भी ऑथर, एनी ऑथर, किसी भी ऑथर को आप वहाँ उनके जो है पैरा को लिया, किसी कोटेशन को लिया, उनके फिगर को लिया, आप कोशिश करेंगे कि एज इट इज़ फिगर ना लें। फिगर आप एक बार देख लें, आइडेंटिफाई कर लें कि ये फिगर है, आप उसमें मॉडिफिकेशन है अपने तरीके से उसको क्रिएट करके ले करके जाएँ, तो वो कभी आपके प्लेगरिज्म में नहीं आएगा। प्लेगरिज्म के भी मैंने छोटे छोटे कई सारे शॉर्ट्स बनाए हैं। प्लेगरिज्म में आप क्या क्या पेनल्टीज़ हैं जो यूजीसी के द्वारा निर्धारित की गई हैं। प्लेगरिज्म लेवल 0 क्या होता है उसको भी मैं बता दे रही हूँ आपको। जब हम लेवल 0 की बात करते हैं, 0 लेवल की बात करते हैं, तो उसमें आता है कि 10% आपकी सिमिलैरिटीज़ होती है, और 10% जब सिमिलैरिटीज़ होती है तो आपके जो थीसिस हैं या फिर जो रिसर्च पेपर हैं उनमें आपको 6 मंथ का ड्यूरेशन मिलता है, और आप इसे जो है जो आपके 10% होता है इट विल बी कंसीडर, यानी ये आपके कंसीडर हो जाते हैं और आपको कोई आपत्ति नहीं होती, यानी 10% यदि सिमिलैरिटीज़ है तो इट विल बी ओके और ये कंसीडर कर लिए जाएंगे, आपको इसमें कोई सुधार नहीं दिया जाएगा। बात करते हैं लेवल 1 की। लेवल 1 में आपका आ जाता है 10 to 40%, 10% से लेकर के आपका 40% आ जाता है। इसमें जो प्लेगरिज्म आपका यदि 10 से लेकर के 40% के बीच में आप में जो है प्लेगरिज्म देखा गया है आपके थीसिस में या रिसर्च प्रपोजल में, तो रिसर्च प्रपोजल का एक ही चीज़ है कि आपको अपनी मैन्युस्क्रिप्ट लेनी पड़ती है और आपको सुधार करके फिर उसमें देना पड़ता है। थीसिस में बेसिकली क्या होता है कि आपको 6 मंथ का ड्यूरेशन मिलता है, जिसमें आप उसे रिवाइज करके फिर से प्रपोजल ले जाते हैं एंड देन आपको सबमिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका लेवल सेकेंड आपका आ जाता है 40 to 60%। यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल में ये होता है कि रिसर्च पेपर में ये होता है कि मैन्युस्क्रिप्ट तो आपको वापस लेनी भी पड़ती है, और आपको आपका जो इंक्रीमेंट है उसमें 1 साल के लिए बैन कर दिया जाता है, आपके अंदर जो है कोई रिसर्चर काम नहीं कर सकता, ये सारी फैसिलिटी और ये सारी चीज़ें, ये सारी पेनल्टी उसमें लगती हैं। थीसिस में क्या होता है कि आपकी जो है जो 1 साल का ड्यूरेशन दिया जाता है, 1 ईयर का ड्यूरेशन दिया जाता है, आप इसे जो है करेक्ट करते हैं एंड देन ले जा करके आप इसे सबमिट कर देते हैं। यदि आपका 60% से अबव है प्लेगरिज्म, सिमिलैरिटी और प्लेगरिज्म 2 चीज़ें हैं। सिमिलैरिटी ये होती है कि आपके कुछ कंटेंट जो है सिमिलर है। प्लेगरिज्म वो शब्द है कि आपने उनके एज इट इज़ वर्क ले लिए हैं और आप उन्हें जो है इनटेक्स्ट साइटेशन नहीं किया या रेफरेंस में उन्हें क्रेडिट नहीं दिया। दोनों वर्ड्स में आप अंतर समझने का प्रयास कीजिएगा। सिमिलैरिटी विच मीन्स आपने उनके कंटेंट को लिया और प्रॉपर साइट किया, सारी चीज़ें की, ये आपकी सिमिलैरिटी हो गई। प्लेगरिज्म विच मीन्स आपने उन्हें लिया, तो ये उनके कंटेंट को लिया लेकिन आपने उन्हें कोई क्रेडिट ही नहीं दिया, तो ये आपका प्लेगरिज्म यानी अनैतिक हो जाएगा, इथिकली आप जो है यहाँ पे बैन हो जाएंगे। सो ये आपके प्लेगरिज्म यदि 60% से अधिक है तो आपकी पीएचडी को विड्रॉ कर दिया जाता है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसे कैंसिल कर दिया जाता है और फर्दर आप पीएचडी नहीं कर पाते हैं। सो हमेशा कोशिश करें कि लेवल 10 में ही रहें। यूजीसी ने कुछ वर्ड्स, जैसे कुछ यूनिवर्सल वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन है या फिर माल न्यूट्रिशन है या फिर मिलेट है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कोई पॉलिसीज़ है, मनरेगा हो गया आपका, या फिर आपकी जननी सुरक्षा योजना है, ये कुछ टर्म्स हैं जो यूनिवर्सल टर्म्स हैं, ये सबके में आ सकते हैं। कोई भी रिसर्च पेपर लिखेगा, फॉर एग्जांपल यदि इस बैकग्राउंड से है तो लिखेगा तो उसमें ये वर्ड आएंगे, तो ये इथिकली में नहीं आता है, मतलब ऐसे वर्ड्स आपके प्लेगरिज्म में नहीं आते हैं। यूजीसी ने टोटल आपके 40 वर्ड्स, यानी 40 वर्ड्स ऐसे हैं, यानी आपने किसी भी ऐसे 40 वर्ड्स को लिया है जो आपके थीसिस में मेल खा रहे हैं या सिमिलर हैं, तो इट विल बी कंसीडर, आप में कोई किसी भी प्रकार का प्लेगरिज्म नहीं आता है। साथ ही साथ
आप कोई भी यूनिवर्सल वर्ड्स ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी प्लेगरिज्म में नहीं आता है। लेकिन यदि किसी के द्वारा वो वर्ड्स दिए गए हैं और आप ले रहे हैं, एक सिंगल वर्ड्स भी आप उसे साइट करेंगे। आप कोई फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं, कोई डेटा वहाँ से पिकअप कर रहे हैं, तो सब कुछ साइट करते चलेंगे, नहीं तो आपके जो है प्लेगरिज्म में आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है राइटिंग एंड फॉर्मेटिंग। क्या है, किस फॉर्मेट में आप लिखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट आ जाता है कि प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग, यानी आप जो है ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं इसमें बेसिकली आप एक पायलट स्टडी कर लें कि जो भी आपने चीज़ें की हैं वो कितना यूज़फुल है, और ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि ऑलमोस्ट जो बिगिनर होंगे उनके लिए होगा कि ये जो रिसर्च प्रपोजल है वो कितने पेजेस के होने चाहिए, ऑलमोस्ट ये क्वेश्चंस होते हैं। सो कुछ बच्चे जो हैं गूगल से डाउनलोड कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, एआई टूल्स हैं, वहाँ से डाउनलोड कर देते हैं और 2 पेज का लेकर के चले जाते हैं, 4 पेज का लेकर के चले जाते हैं। मिनिमम आपका जो रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए वो 10 पेज, 8 पेज से लेकर के आपका 10 पेज के बीच में होना चाहिए, यानी 8 से 10 पेज का होना चाहिए, ये आपके मिनिमम है। अब इसमें आप सारी चीज़ें अपना जो भी मैंने बताया है ये आप सब जो है इसमें इंक्लूड करेंगे। सो आई होप आप इसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आई डोंट थिंक कि मुझे और इसमें कोई चीज़ें बतानी है आपको, ऑलमोस्ट मैंने कवर करने का प्रयास किया है। और इसमें आप रेफरेंस ज़रूर मेंशन करके ले जाएं। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे रिटेन में बता दे रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है एकदम मैंडेटरी है वो होनी चाहिए, बिना उसके आप नहीं ले जा सकते रिसर्च प्रपोजल। मैंने सारे आइडिया स्टेप बता दिए हैं, उसके अलावा क्या क्या एकदम मैंडेटरी है, यानी इसके अलावा आप जो है कंसीडर ही नहीं होगा। क्या क्या है, पहले तो आपका जो है टॉपिक, पहला आपका टॉपिक, जैसे मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया, टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए, आप इसे टाइटल कर लें या मनुस्क्रिप्ट कह लें, टॉपिक होना चाहिए। साथ इसके बाद आप इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन क्या है, यानी फर्स्ट स्टेप आपका ये हो गया, सेकंड इंट्रोडक्शन हो गया, थर्ड आपका आ जाता है रिव्यू लिटरेचर, फोर्थ आपका आ जाता है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। कुछ स्टूडेंट्स इसमें जो है ऑब्जेक्टिव के साथ लिमिटेशंस भी लेके जाते हैं, सो लिमिटेशन नहीं मिलती है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर होने चाहिए। फोर्थ स्टेप के बाद आपका आ जाता है मेथोडोलॉजी आपकी क्या है। ऑब्जेक्टिव के बाद यदि आपके हाइपोथेसिस यदि आप क्रिएट कर सकते हैं तो आप यहाँ पे जो है हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं, लेकर के जा सकते हैं। एंड फिफ्थ आपका मेथोडोलॉजी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए ज़रूरी ही है। मेथोडोलॉजी के बाद आप यहाँ पे मेथोडोलॉजी आपने बना लिया। मेथोडोलॉजी के बाद आप जो है कोई फिगर हो तो आप वो भी लगा सकते हैं, मेथोडोलॉजी ड्यूरिंग द मेथोडोलॉजी। एंड देन आप कंक्लूज़न देते हैं, क्या आप करेंगे। कंक्लूज़न के बाद आप लास्ट में एक जो है रेफरेंसेस देते हैं। एंड देन आपका टोटल जो है 7 पार्ट में ख़त्म हो जाते हैं, यानी टोटल 1 से लेकर के 7 पार्ट में जो है आपका पूरा रिसर्च प्रपोजल एक रेडी हो जाता है। और पेजेस मैंने आपको बता दी हैं। सो आई डोंट थिंक मुझे इसमें और कुछ बताना है, ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने कवर किए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे करिएगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। किसी भी प्रकार की आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई चैनल UGC नेट बाय अर्चना मैम। इसमें मैंने कई सारे ऐसे जो है फ्री AI टूल्स बताए हैं जहाँ से आप रिसर्च प्रपोजल के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं आई रिपीट अगेन कि आप जो है रिसर्च प्रपोजल यूज़ के लिए सिर्फ AI टूल्स का यूज़ करें, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते रहें। आप एज इट इज़ ना रिसर्चर अपने इंटरव्यू में लेके जाएं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर लें। जितने भी AI टूल्स हैं वो एग्जिस्टिंग डेटा को ला करके हमें प्रोवाइड करते हैं और हमें रिसर्च न्यू आइडिया पे करना होता है। तो एग्जिस्टिंग नॉलेज को पढ़ें, गैप आइडेंटिफाई करें, न्यू डेटा बनाएं एंड आप उसको ले जा कर के प्रेजेंट करें। तो आप कभी भी जो भी आप इंटरव्यू के लिए प्रपोजल बना के लेकर के जाएंगे वो आपके पॉजिटिव होगा, आपके फेवर में आएगा।
मैंने कई सारे वीडियो इस पे अपलोड किए हैं, तो आप जाकर के यहाँ से देख सकते हैं। सो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।